हेलो एंड वेलकम इन टुडेस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे ऑन फ्लावर। हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट एक चैप्टर, एक टॉपिक जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो हमने अपने पहले वीडियो में देखा था स्टूडेंट कि फ्लावर हम कैसे बना सकते हैं, फ्लावर के क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और फ्लावर को हम क्या कहते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आपको एक लिंक फ्लैश हो रहा होगा वीडियो पर, तो आप उसको क्लिक करके आप पहले वीडियो को देख सकते हैं कि हम किस तरीके से फ्लावर के डायग्राम को बना सकते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस पर बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि आप डायग्राम बनाना सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। पार्ट को जो है थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर को मैं यहाँ पे स्लाइड कर दे रहा हूँ और let's begin with the chapter, the topic, morphology of a flowering plant. स्टूडेंट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर निकलते हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। किस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स? वो आते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की कैटेगरी में। उन लोग को हम लोग सिंपली एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। सो एंजियोस्पर्म्स का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट्स। सो वो ग्रुप जिसमें कि फ्लावर्स होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। और अगर हम बात करें कि भाई ये मॉर्फोलॉजी क्या है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। जब हम कभी किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच जो है वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स आज आपने यहाँ पे अभी सीखे। हम आपको स्टूडेंट्स बता चुके हैं कि फ्लावर क्या होता है। ये एक रिप्रोडक्टिव शूट है और ये जो रिप्रोडक्टिव शूट है ये ग्रो करता है फ्रॉम द एक्सेल ऑफ अ लीफ। हालांकि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि एक्सेल क्या चीज है। सो अगर ये एक प्लांट है, ये उसकी स्टेम हो गई, और अगर हमारे पास ये एक मिनट, ये एक लीफ है। इस लीफ और इस एंगल के बीच में, ओके, सो ये मेन एक्सिस हो गई प्लांट की, ठीक है। सो ये मेन एक्सिस प्लांट की हो गई और ये एक लीफ हो गई। और ये जो एंगल है स्टूडेंट, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सेल ऑफ अ लीफ। अब इसी एक्सेल ऑफ अ लीफ से स्टूडेंट मैं इसको जो है हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास एक फ्लावर प्रोड्यूस हो सकता है। क्या प्रोड्यूस हो सकता है स्टूडेंट्स? हमारे पास एक फ्लावर प्रोड्यूस हो सकता है। सो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्सेल का मतलब क्या होता है। सो द एंगल बिटवीन द पेटियोल ऑफ अ लीफ एंड द मेन एक्सिस and the stem to which it is attached, it is called as the axil of a leaf. मैं यहाँ पे कहीं पे लिख दूंगा, don't worry about that. Okay? पिटियोल क्या चीज है? लीफ की डंडी को हम पिटियोल बोलते हैं, ठीक है। सो इस लीफ को जिसकी एक्सेल से ये फ्लावर निकल रहे स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रैक्ट।
अगर लीफ की एक्सेल से फ्लावर निकल रहा है तो वो ब्रैक्टिएट फ्लावर हो जाता है, वरना देन देयर इज अनदर टर्म, अभी हम लोग थोड़ी देर में वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेल का मतलब क्या है। एक्सेल ऑफ अ लीफ क्या चीज है, आप चाहें तो स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ नोट्स लिखते जाइए। लाइन टेढ़ी खिंच गई, चलिए सीधी कर ली। सो द एंगल बिटवीन द petiole of a leaf and the main axis or the stem or the branch, कुछ भी आप बोलिए, to which the flower is attached. So वो लीफ और मेन एक्सिस के बीच में जहां पे फ्लावर अटैच होता है उसके बीच में जो एंगल है उसको हम लोग एक्सेल ऑफ अ लीफ बोल रहे हैं। सो ब्रैक्ट क्या है, ये ब्रैक्ट की डेफिनेशन स्टूडेंट होती है स्पेशलाइज्ड लीफ फ्रॉम द एक्सेल ऑफ विच अ फ्लावर अराइजेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्पेशलाइज्ड लीफ, ये ब्रैक्ट की डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, फ्रॉम द एक्सेल ऑफ विच अ फ्लावर क्या होता है, अराइज करता है, अराइजेस। ये है डेफिनेशन एक्सेल की। अभी तक के आप लोग ने स्टूडेंट्स कितने पॉइंट्स आप लोग ने पढ़ लिए हैं, न्यू टर्म्स देख लिए हैं। एक मॉर्फोलॉजी क्या होता है, वो प्लांट्स जो कि फ्लावर होते हैं उन ग्रुप को क्या कहते हैं, तीसरा आपने ब्रैक्ट देख लिया, और चौथा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट देखा वो है एक्सेल ऑफ अ लीफ के बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑन द डिफरेंट वर्ल्ड्स ऑफ अ फ्लावर। सो ये तो रहा बेसिक स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड्स ऑफ अ फ्लावर, वर्ल्ड्स ऑफ अ फ्लावर। सो सबसे पहले बात आती है कि भाई वर्ल्ड क्या चीज है। अगर आपसे कोई वर्ल्ड पूछे कि वर्ल्ड क्या है, ठीक है, ये जो वर्ड है वर्ल्ड, ये क्या है, इसका मतलब होता है एग्रीगेट, एक समूह, एक ग्रुप, सिंपल। अभी आपने स्टूडेंट देखा जब हम लोग फ्लावर का डायग्राम बना रहे थे तो वहां पे हमारे पास सेपल्स का समूह था, ठीक है, एक सेपल नहीं थी, फ्लावर में कई ढेर सारी सेपल्स होती हैं। सो हमारे पास सेपल्स का समूह है, ये यूनिट हो गई, और ये जो है वो वर्ल्ड हो गया। सो हमारे पास स्टूडेंट सेपल का समूह है, और सेपल के समूह को हम लोग बोलेंगे कैलिक्स। हमारे पास पेटल्स का समूह है, कई ढेर सारे पेटल्स हैं, और ये मिला करके इनको हम लोग बोलेंगे कोरोला। हमारे पास एक स्टेमन नहीं होता है, कई स्टेमन होते हैं। सो इस तरीके से कई ग्रुप ऑफ स्टेमन्स हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे एंड्रोशियम। और हमारे पास कार्पल स्टूडेंट होता है, सॉरी कार्पल नहीं, पिस्टल, हाँ सॉरी, मेरी फॉल्ट, माय फॉल्ट, पिस्टल या कार्पल, मैं कुछ और सोच बैठा, पिस्टल या कार्पल होता है, और इनके समूह को हम लोग, इसका जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं गाइनीशियम। यानी कि फ्लावर में हमारे पास स्टूडेंट कितने वर्ल्स होते हैं, हमारे पास 4 वर्ल्स होते हैं। कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। कोई आपसे पूछे कैलिक्स किसका बना हुआ होता है, सो कैलिक्स बना होता है सेपल्स का। आपसे कोई पूछे कि कोरोला किसका बना होता है, तो कोरोला बना होता है पेटल्स का।
एंड्रोशियम किसका बना है? तो एंड्रोशियम बना है स्टेमन्स का। और गाइनीशियम किसका बना है? गाइनीशियम बना है पिस्टल या कार्पल का। आपसे लोग उल्टा सवाल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सेपल किसकी यूनिट है? सिंपल है, कैलिक्स की यूनिट है। पेटल किसकी यूनिट है? पेटल कोरोला की यूनिट है। स्टेमन किसकी यूनिट है? स्टेमन एंड्रोशियम की यूनिट है। और पिस्टल या कार्पल किसकी यूनिट है? वो है गाइनीशियम की यूनिट। 4 वर्ल्स हमारे पास होते हैं। अब हम इनका हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरल फॉर्मूले में। फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना। हर एक प्लांट जो है वो एक फैमिली को, एंजियोस्पर्मिक प्लांट एक फैमिली को बिलोंग करता है। और जब हम फैमिली की बात करते हैं तो हम वहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला की बात करते हैं। जैसे कि आपके पास लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री होती है, इसी तरीके से प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी एक लैंग्वेज है जो कि रिप्रेजेंट होती है विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। अब कैलिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लोरल फॉर्मूला। कैलिक्स के लिए सी, ओके जस्ट वेट अ सेकेंड। कैलिक्स के लिए के, कोरोला के लिए सी, एंड्रोशियम के लिए ए, और गाइनीशियम के लिए जी। ये है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। अब जब हम लोग ने स्टूडेंट इस पर बात कर ली है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम के बारे में, चलिए हम क्यों ना बात करते हैं ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स को स्टूडेंट हम लोग कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कई तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम फ्लावर को क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले अगर बात आती है कि चलिए जल्दी से मैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में हमारे पास वेट अ सेकेंड, मैं टाइप्स ऑफ फ्लावर बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऊपर वर्ल्स पे थोड़ा सा फिर से चलूंगा। हमारे पास फ्लावर्स जो है वो कंप्लीट फ्लावर हो सकते हैं, या फिर वो हमारे पास इनकम्प्लीट फ्लावर हो सकते हैं स्टूडेंट। सो कंप्लीट फ्लावर क्या है? अगर चारों वर्ल्स प्रेजेंट है, ऑल 4 वर्ल्स आर प्रेजेंट, तो वो फ्लावर कैसा है स्टूडेंट? वो फ्लावर है कंप्लीट फ्लावर। अगर इफ एनी वर्ल इज एब्सेंट, कोई भी वर्ल अगर एब्सेंट होती है तो वो फ्लावर हमारा कैसा है? इनकम्प्लीट फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर को स्टूडेंट हम लोग परफेक्ट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, और इनकम्प्लीट फ्लावर को हम लोग इम्परफेक्ट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। जिस फ्लावर में कंप्लीट फ्लावर होंगे, जो फ्लावर कंप्लीट फ्लावर होंगे, चारों वर्ल्स पाए जाएंगे, ऐसे फ्लावर स्टूडेंट कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं। हर्माफ्रोडाइट, PHRODIT। जो इम्परफेक्ट फ्लावर होते हैं स्टूडेंट, वो कैसे फ्लावर होते हैं? वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं, या तो वो यूनिसेक्सुअल होंगे, नहीं तो अदरवाइज दे कैन ऑल्सो बी न्यूटर फ्लावर्स हो सकते हैं। सो ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग ने अभी देखा, दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्ल्स प्रेजेंट। सो पहला क्लासिफिकेशन स्टूडेंट जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वर्ल्स प्रेजेंट। ओके,
सो नंबर ऑफ वर्ल्स पे डिपेंडेंट हमारा कंप्लीट या इनकम्प्लीट फ्लावर हो सकता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। सो टाइप ऑफ वर्ल्ड प्रेजेंट, कौन सा वर्ल्ड प्रेजेंट है, इस पर आधारित हमारे पास फ्लावर कई तरीके के हो सकते हैं स्टूडेंट। एक हमारे पास जो फ्लावर हो सकता है वो है हमारा हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, या सिंपली जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है स्टूडेंट, उसमें हमारे पास एंड्रोशियम और गाइनीशियम दोनों प्रेजेंट होंगे। एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम बोथ आर प्रेजेंट। एंड्रोशियम किसका बना होता है स्टूडेंट? स्टेमेंस का बना होता है। और गाइनीशियम किसका बना होता है स्टूडेंट्स? वो बना होता है कार्पल का। सो ये दोनों जो है वो क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। और ऐसे फ्लावर का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो क्या है? वो है फ्लोरल फॉर्मूला। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला स्टूडेंट। ये है फ्लोरल फॉर्मूला एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का। दूसरा, अगर हम देखें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या हो सकता है? वो मेल फ्लावर भी हो सकते हैं हमारे पास। मेल फ्लावर में क्या प्रेजेंट होगा? क्योंकि मेल जो पार्ट है वो एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट है, ठीक है। सो यहां पे मैं क्या लिखता हूं? एंड्रोशियम इज प्रेजेंट। यहां पे मेल फ्लावर का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो मेल का साइन ये है। अगर कोई फ्लावर स्टूडेंट फीमेल है, सो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? वहां पे प्रेजेंट होगा गाइनीशियम, यानी कि पिस्टल प्रेजेंट होंगे। गाइनीशियम इज ओनली प्रेजेंट एज द रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। ओके, सो और इसका जो सिंबल है वो ये हमारा सिंबल है। सो स्टूडेंट, मेल फ्लावर में स्टेमन्स ही प्रेजेंट होंगे, एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, और फीमेल में गाइनीशियम यानी कि पिस्टल या कार्पल प्रेजेंट होंगे। जो मेल फ्लावर है स्टूडेंट, उसको हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कह सकते हैं उसको? हम लोग उसको स्टेमिनेट फ्लावर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेमन्स प्रेजेंट है। ओके, सो जो मेल फ्लावर है वो हमारा स्टेमिनेट फ्लावर है, और जो फीमेल फ्लावर है वो हमारा पिस्टलेट या कार्पलेट फ्लावर है। ओके, सो ये हमारा पिस्टलेट या कार्पलेट फ्लावर है। सो फीमेल फ्लावर को हम लोग पिस्टलेट या कार्पलेट फ्लावर भी कह सकते हैं। इसी के बाद हम स्टूडेंट हमारा एक नेक्स्ट फ्लावर आता है जिसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव वर्ल नहीं होगा। सो ऐसे फ्लावर को हम लोग न्यूटर फ्लावर्स के नाम से जानते हैं। सो चौथी कैटेगरी जो है फ्लावर की वो क्या हो सकती है? वो न्यूटर फ्लावर हो सकते हैं। न्यूटर फ्लावर्स यानी कि नो स्टेमन्स एंड नो कार्पल्स। ध्यान दीजिएगा, कार्पल्स को पिस्टल भी कहते हैं। यहाँ पे कोई स्टेमन या कोई कार्पल नहीं होता है।
सो नो रिप्रोडक्टिव वर्ल इज प्रेजेंट इस फ्लावर में, और इसी वजह से ये जो फ्लावर हैं ये हमारे न्यूटर फ्लावर की कैटेगरी में आते हैं, नो रिप्रोडक्टिव वर्ल। अब यहाँ पे हम वर्ल्स की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स की, तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इन वर्ल्स के बारे में थोड़ा सा। चलिए ये मैंने आपको बताया था। सो कैलिक्स और कोरोला स्टूडेंट, ये जो दो वर्ल्स हैं ये हमारे नॉन एसेंशियल या नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। जो हमारा एंड्रोशियम और गाइनीशियम स्टूडेंट है, इनको हम लोग क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे एसेंशियल या फिर इनको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। अब कोई आपसे सवाल कर ले भाई कि कैलिक्स कोरोला नॉन एसेंशियल या नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हो रहा है नॉन रिप्रोडक्टिव। इसका मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी वजह से इनको हम नॉन एसेंशियल वर्ल्ड्स बोल सकते हैं। मेरे पूरे वीडियो में कई ऐसी चीजें आती हैं जो कि क्वेश्चन पे आ सकती हैं, क्वेश्चन पेपर में आपके रह सकती हैं। इसी वजह से आप चीजों को नोट डाउन करिए और अपनी कॉपी में लिखते रहिए, इवन इफ इट इज द रीजनिंग क्वेश्चंस। रीजनिंग क्वेश्चंस आपको ध्यान में बहुत ज्यादा रखने हैं। इसी वजह से मैं अपना पूरा जो लेक्चर है वो हिंदी में बताता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ सके। एंड्रोशियम गाइनीशियम, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी वजह से वो एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसी वजह से वो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है, या फिर उनको हम एसेंशियल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हम जब टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में इधर हमने पढ़ लिया स्टूडेंट, तो हम एक और कैटेगरी ऑफ फ्लावर्स के बारे में हम देख सकते हैं, और वो कैटेगरी स्टूडेंट, और वो कैटेगरी क्या है? तो नेक्स्ट कैटेगरी चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम क्लासिफाई कर सकते हैं whether there is a pedicel present or not on the basis of pedicel। pedicel present है या फिर वो एब्सेंट है। ये मैंने एक सिंपल सा साइन बना दिया है शॉर्ट फॉर्म में। अगर स्टूडेंट pedicel present है, then in that case हम जो है उस फ्लावर को बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। अगर पेडिसल प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट फ्लावर है, और अगर पेडिसिलेट नहीं प्रेजेंट है तो उसके लिए हमारे पास नॉन पेडिसिलेट वर्ड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उसके लिए हमारे पास क्या है? वर्ड है सिसाइल। ठीक है, सो मैं एक डायग्राम बना देता हूं छोटा सा, यहां पे लिख देता हूं पेडिसल इज प्रेजेंट। ओके, सो ये मैं साइन बना दे रहा हूं प्रेजेंट, और इस केस में पेडिसल जो है स्टूडेंट वो क्या है? वो एब्सेंट है। सिसाइल फ्लावर्स, सिसाइल फ्लावर देखने में कैसे लगेंगे? सो बहुत इजी है। अगर आपका ये एक फ्लावर है, ये एक लीफ है, तो जो फ्लावर स्टूडेंट अराइज हो रहा है वो यहाँ पे ही अराइज हो रहा है। दिस, लेट्स से सपोज दिस इज अ फ्लावर। ओके, अब इस फ्लावर में डंडी नहीं है, दिस इज अ फ्लावर। ओके, सो क्योंकि ये एक फ्लावर है, ये लीफ है, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे सिसाइल फ्लावर। ये हो गया सिसाइल फ्लावर। पेडिसिलेट फ्लावर तो सिंपल सा है स्टूडेंट। अगर ये लीफ है और ये फ्लावर है, देन दिस इज अ
पेडिसिलेट फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर हो गया स्टूडेंट्स? ये हमारा हो गया पेडिसिलेट फ्लावर। ये एक अनदर कैटेगरी हमको देखने को मिली स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे ब्रैक्ट भी प्रेजेंट है, यहाँ भी ब्रैक्ट प्रेजेंट है और यहाँ भी ब्रैक्ट प्रेजेंट है। अगर स्टूडेंट ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग, ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी जो है जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स की स्टूडेंट्स, वो है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट। ब्रैक्ट प्रेजेंट है या फिर वो एब्सेंट है। अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो वो ई ब्रैक्टिएट है, अगर प्रेजेंट है तो वो ब्रैक्टिएट फ्लावर है। सो हमारे पास ब्रैक्टिएट फ्लावर हो जाता है, ब्रैक्टिएट, और दूसरा जो है वो जो नेक्स्ट फ्लावर हो सकता है वो है ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी है स्टूडेंट्स, सो आपको फ्लोरल फॉर्मूला तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। ओके, ब्रैक्टिएट के लिए हम लोग BR का इस्तेमाल करते हैं और ई ब्रैक्टिएट का लिए EBR का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल E। सो ब्रैक्टिएट में इट इज ब्रैक्ट इज प्रेजेंट और ई ब्रैक्टिएट में द ब्रैक्ट इज एब्सेंट। सो ये अनदर कैटेगरी है ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स की। सॉरी, दिस कैन बी I can do it as D। ओके, सो ये जो है, ये जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स, ये है D कैटेगरी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो है नेक्स्ट कैटेगरी पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं फ्लावर के बारे में। सो व्हाट इज द नेक्स्ट अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग फ्लावर्स? अभी मेरे दिमाग में एक और कैटेगरी आई थी, यस, बेस्ड ऑन द सिमेट्री ऑफ अ फ्लावर स्टूडेंट। सो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैक्ट बनाया है, सो ये फ्लोरल फॉर्मूला है, EBR, ये फ्लोरल फॉर्मूला है। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अनदर कैटेगरी के बारे में। सिमेट्री, फ्लावर में भी सिमेट्री होती है। ओके, सो ओके 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 ओके, चलिए नेक्स्ट हमने डी कैटेगरी तक के बना दिया। नेक्स्ट कैटेगरी, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ सिमेट्री, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। सो सिमेट्री इन फ्लावर। So based on the type of symmetry in flower student, we have the asymmetrical flower, second we have the actinomorphic flower, और थर्ड जो कैटेगरी है वो है ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर की कैटेगरी। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि एसिमेट्रिकल फ्लावर क्या होंगे। सो एसिमेट्रिकल फ्लावर वो फ्लावर्स हैं स्टूडेंट्स जिनमें की कोई भी सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री। लेकिन ये कैटेगरी हमको देखने को मिलती नहीं है। सो मेन क्या है, हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है फ्लावर की। एक्टिनोमॉर्फिक, अगर आप किसी एक फ्लावर को, लेट्स से सपोज हमारे पास ये एक फ्लावर है, ओके, तो इसको हम काट सकते हैं ऐसे इक्वल हाफ्स में, तो भी हमारे पास
इक्वल हाफ मिलेंगे, और इस तरीके से अगर हम काटें तो भी हमको इक्वल हाफ मिलेंगे। इवन अगर हम यूं भी काटें तो भी हमको इक्वल हाफ्स मिलेंगे, और अगर हम यूं भी काटें तो भी हम इनको इक्वल हाफ्स, यानी कि जितने भी प्लेन ऑफ डिविजन्स हम बनाएं, हम करें, हमको इक्वल पार्ट में फ्लावर मिलेगा। जब एक से ज्यादा तरीकों से आप फ्लावर को काट सकते हो into two equal halves, then such a symmetry is called as an actinomorphic symmetry, और ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री जब केवल एक ही प्लेन से आप किसी फ्लावर को काट सकते हो तो वो कहलाती है हमारे पास ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ये एक्टिनोमॉर्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री आपको मैंने पहले जो वीडियोस बनाए थे जहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करी थी, जहाँ पे हमने बात करी थी सिमेट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। और उस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियोस को भी जा करके देख लीजिएगा और वहाँ से आपको उनकी डेफिनेशन मिल जाएगी। सो मैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी तक के 33 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, वहाँ पे जो है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप उस डेफिनेशन को वहाँ पे उतार लीजिएगा, या फिर डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस डेफिनेशन को उतार लीजिएगा। मैंने आपको एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री बता दी। एक्टिनोमॉर्फिक का जो फ्लोरल फॉर्मूला है स्टूडेंट वो ये है, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला। ज़ाइगोमॉर्फिक का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो ये है। सो ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है स्टूडेंट वो आपको ध्यान में रखना है। ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट कि मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको। लेट्स से सपोज हमारे पास ये कोई एक पेटल है एक फ्लावर की, और ये कोई दूसरी पेटल है स्टूडेंट। अब हम इस फ्लावर को इसी लाइन से काट सकते हैं, केवल यही एक तरीका है। इसके अलावा कोई और तरीके से अगर आप काटेंगे तो आपको सिमेट्री जो है आपको इक्वल हाफ्स में फ्लावर नहीं मिलेगा। ऐसी सिमेट्री को हम लोग ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बोलते हैं। सो ये जो सिमेट्री है स्टूडेंट, दिस इज अ ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जो थी वो हमने यहाँ पे दिखाई। हमने फ्लोरल फॉर्मूला आप लोग को बता दिया है। फ्लोरल फॉर्मूला आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, दीज आर इम्पोर्टेंट फ्लोरल फॉर्मूला। मैं इसको और इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और इसको डिवाइड कर देता हूँ। दिस इज अ फ्लोरल फॉर्मूला। इस फ्लोरल फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप फ्लोरल फॉर्मूले को याद रखें। चलिए टुवर्ड्स द एंड हम मूव करते हैं और एक और कैटेगरी देखते हैं। अभी मुझे कैटेगरी याद थी जब मैं ये सिमेट्री के बारे में स्टार्ट किया था मैंने बताना, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अभी ये दिमाग से स्लिप हो गई है। लेट मी जस्ट ट्राई टू रिकॉल अनदर सिमेट्री। हमारे पास यस, बेस्ड अपॉन वेदर अ फ्लावर इज ओपन। ओके, ये अच्छी कैटेगरी है। सो हमारे पास ओपन फ्लावर हो सकते हैं स्टूडेंट, या फिर हमारे पास अनदर क्लास ऑफ फ्लावर हो सकते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड फ्लावर। ओपन फ्लावर वो होते हैं जिनके जो एंड्रोशियम और स्टेमन्स हैं वो ओपन है, दे आर एक्सपोज्ड। ओके, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो क्या है, एक्सपोज हैं, देखे जा सकते हैं, ओपन है। ओके, दे आर एक्सपोज्ड। क्लोज्ड फ्लावर में क्या है, एंड्रोशियम और गाइनीशियम दे आर एनक्लोज्ड, बंद हैं पेटल्स के द्वारा। ऐसे फ्लावर को हम लोग क्लोज्ड फ्लावर बोलेंगे। क्लोज्ड फ्लावर के लिए हमारे पास एक और टर्म है स्टूडेंट्स, और वो टर्म क्या है, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। क्लिस्टोगैमस
GAMOUS, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और ऐसी कंडीशन जिसमें कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाए जाते हैं, इस कंडीशन को हम लोग क्लिस्टोगैमी बोलेंगे। क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड, ओके, एंड क्लिस्टोगैमी इज अ कंडीशन। ऐसी कंडीशन जहां पे कि फ्लावर क्लोज्ड है, उस कंडीशन को हम लोग क्लिस्टोगैमी बोलेंगे। और वो फ्लावर जो कि क्लिस्टोगैमी दिखाएंगे उनको हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलेंगे। और ये फ्लावर जो हैं स्टूडेंट्स, जो क्लिस्टोगैमी दिखाते हैं, ये एक्चुअली में जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनका ये एक खास कैरेक्टरिस्टिक होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। यह सेल्फ पॉलिनेशन, जो प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन दिखाते हैं उनका ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एक अनदर कैटेगरी ऑफ फ्लावर जो हम देखते हैं वो कौन सी है, वो है एक्सिलरी या टर्मिनल फ्लावर की कैटेगरी। कोई फ्लावर एक्सिलरी भी हो सकते हैं और कुछ फ्लावर टर्मिनल भी हो सकते हैं। हालांकि एक्सिलरी का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक्सिलरी फ्लावर जो है वो कहां से अराइज होंगे, वो अराइज होंगे फ्रॉम द एक्सल ऑफ अ लीफ से अराइज होंगे। ये आपको ऑलरेडी इस वीडियो में पता चल चुका है। टर्मिनल फ्लावर स्टूडेंट क्या होते हैं, जब कोई ब्रांच टर्मिनेट हो रही है इन अ फ्लावर, इसके आगे जो है वो खत्म हो जाती है, फर्दर इस ब्रांच का इलोंगेशन नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनल फ्लावर। सो टर्मिनल फ्लावर आर बोर्न एट द एंड ऑफ द ब्रांचेस। तो ये कहाँ पे बोर्न होते हैं, बोर्न एट द एंड ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस के एंड पर फॉर्म हो रहे हैं, इस वजह से वो क्या है, टर्मिनल है। सो टर्मिनल मतलब खत्म, टूवर्ड्स द एंड। आपने मूवी देखी होगी टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर का मतलब होता है द एंड, खत्म। सो जहाँ पे ब्रांच खत्म हो रही है और फ्लावर वहां पे निकल रहा है, सो वो जो है टर्मिनल फ्लावर कहलाएंगे। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि एक्सिलरी फ्लावर क्या होते हैं, टर्मिनल फ्लावर क्या होते हैं। अब अनदर कैटेगरी स्टूडेंट हम लोग की जो है, सो दिस कैटेगरी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर के आधार पे हमारे पास ये एक कैटेगरी हमको स्टूडेंट्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट अनदर कैटेगरी स्टूडेंट हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, दैट कैटेगरी इज एक्चुअली feather, calyx and corolla, okay, based on the presence or absence of calyx, corolla और पेरियंथ। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है स्टूडेंट, पेरियंथ, तो मैं इस वर्ड को यहीं पे समझा देता हूँ। ये जो वर्ड पेरियंथ है, पेरियंथ का मतलब होता है जब कैलिक्स एंड कोरोला जो है आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि हमको लिली में देखने को मिलता है स्टूडेंट, अगर आप कभी लिली फ्लावर दीजिएगा उसमें ये कंडीशन बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। लिली में क्या होता है कि जो सेपल और पेटल है वो आपस में फ्यूज होते हैं, और इसका रीजन क्या है स्टूडेंट, दे आर सो मच फ्यूज दैट इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। सो यहाँ पे पेरियंथ में क्या होता है
कैलिक्स एंड कोरोला आर फ्यूज्ड, जिसकी वजह से आप जो है इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यूनिट ऑफ पेरियंथ जो है स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं टेपल। सो ध्यान दीजिएगा कि जो टेपल है, टेपल का मतलब क्या है? इट्स द यूनिट ऑफ पेरियंथ। एग्जाम्पल जो है वो लिली है। टेपल क्या है? यानी कि जब एक फ्लावर आप देखते हो, आप उसकी सेपल देखते हो, आप उसकी पेटल देखते हो, और वहां पे आप सेपल और पेटल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन ऐसा फ्लावर जो कि लिली है, जब आप लिली को देखोगे तो आप तो देखोगे कि उसकी जो कैलिक्स और कोरोला है वो फ्यूज्ड है, और वहां पे आप सेपल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप जिस वर्ड का इस्तेमाल करोगे वो है टेपल। आप पेटल का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप जिस वर्ड का इस्तेमाल करोगे वो है टेपल। सो सेपल के लिए भी टेपल का इस्तेमाल करोगे आप, और पेटल के लिए भी टेपल का इस्तेमाल करोगे। कैलिक्स वहां पे यूज नहीं होगा, वहां पे वर्ड यूज होगा पेरियंथ। कोरोला वर्ड यूज नहीं होगा, वहां पे जो वर्ड यूज होगा वो है पेरियंथ। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसके आधार पे हमारे पास कौन कौन से फ्लावर हैं। सो एक कैटेगरी जो हमारे पास है वो है एक्लमाइटस फ्लावर। दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट जो हमारे पास है वो है मोनोक्लमाइटस फ्लावर। और तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है डाइक्लमाइटस फ्लावर की कैटेगरी। स्टूडेंट इसकी स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ है, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे गड़बड़ होगी, लेकिन अगर है तो यू जस्ट चेक इट आउट। और आप हमेशा, चाहे आप किसी भी की वीडियोस देखें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाकर के बुक से भी थोड़ा बहुत देख लीजिए करिए। नेवर ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब, दैट्स माई वे ऑफ टेलिंग टू ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। सो चलिए समझते हैं एक्लमाइटस, मोनोक्लमाइटस और डाइक्लमाइटस का क्या चीज है। एक्लमाइटस, ए का मतलब होता है नो। जब कोई भी नो कैलिक्स एंड कोरोला और पेरियंथ इज प्रेजेंट। सो ये क्या है? इज प्रेजेंट। सो जब कोई, सो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज है वो क्या है? कोई भी कैलिक्स और कोरोला, वर्ड नो कैलिक्स एंड कोरोला इज प्रेजेंट। यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला की जगह आप पेरियंथ का भी बात कर सकते हो, प्लीज मेक इट श्योर। ठीक है, सो नो कैलिक्स, कोरोला एंड नो पेरियंथ। सो ऐसा जो केस है वो किसका केस है? वो है हमारा एक्लमाइटस फ्लावर्स का। मोनोक्लमाइटस में ईदर कैलिक्स और कोरोला is present। ओके, सो दोनों में से कोई एक जो है वो प्रेजेंट होगा, इधर कैलिक्स और कोरोला। सेम यहाँ पे we will have the variant। okay, one of the tepal will have to be present। okay, next, diclamitis, when both calyx and or corolla is present। ओके, सो जब दोनों, शॉर्ट फॉर्म है प्लस एंटी लगा करके बताना कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, सो डाइक्लमाइटस में जब दोनों प्रेजेंट हैं उसको हम लोग डाइक्लमाइटस फ्लावर्स बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ ओवरी। सो चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देता हूँ।
और हम लोग अनदर कैटेगरी ऑफ फ्लावर्स के बारे में देख लेते हैं। सो जो अनदर कैटेगरी है स्टूडेंट फ्लावर की या क्लासिफिकेशन है फ्लावर का, वो है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी। नाउ ये वाला जो कंडीशन है, ये मेरे हिसाब से इट्स समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर। इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। डायग्राम बना करके मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए ये मैंने अभी बनाया आपके लिए, एक स्टिग्मा स्टाइल बनाई और ये बनाया ओवरी। आपको पता है कि सारे वर्ड्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं थैलेमस के ऊपर, राइट। सो अगर ये हमारा थैलेमस है स्टूडेंट, राइट, क्या है ये थैलेमस है, तो ये थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है। सो जब ओवरी थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं हाइपोकाइनस कंडीशन। सो पहला जो टाइप ऑफ फ्लावर आप यहाँ पे देख रहे हो वो है हाइपोकाइनस। हाइपोकाइनस फ्लावर, जब हाइपोकाइनस वर्ड यूज करेंगे तो उसके लिए फ्लावर यूज करेंगे। ऐसा फ्लावर जो यहाँ पे कि हाइपोकाइनस फ्लावर प्रेजेंट होता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोगाइनी। सो हाइपोगाइनी इज अ कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। ये वो कंडीशन है जहां पे कि फ्लावर जो है वो कैसा होता है, सुपीरियर फ्लावर होता है। सो हाइपोकाइनस फ्लावर जो होते हैं वो फ्लावर कैसे होते हैं, सुपीरियर फ्लावर। ओके, सुपीरियर ओवरी होती है। और जब हम सुपीरियर ओवरी की बात कर रहे हैं तो हम जो गाइनीशियम है उसको तो हम जी दिखाते हैं, और अगर वो सुपीरियर है, ओके, सो सुपीरियर के लिए हम एक डंडी बनाएंगे एंड दिस इज व्हाट इज द फ्लोरल फॉर्मूला। ओके, सो ये हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, फ्लोरल फॉर्मूला हो जाता है फॉर अ सुपीरियर ओवरी। या हाइपोगाइनी कंडीशन दिखाने के लिए जो फ्लोरल फॉर्मूला का जो इस्तेमाल करते हैं, जी के नीचे एक आपको डंडी बनानी होती है। ये डंडी रिप्रेजेंट कर रही है थैलेमस को, समझ सकते हैं। सो ये तो हो गया हाइपोकाइनस फ्लावर। ओवरी क्या है, सुपीरियर है। सुपीरियर क्यों है ओवरी, क्यों, क्योंकि इट इज प्रेजेंट अबव द थैलेमस। सो इट इज प्रेजेंट अबव द थैलेमस। क्या प्रेजेंट अबव द थैलेमस है स्टूडेंट, ओवरी। ठीक, हाइपो, जो वर्ड हाइपो है, हाइपो का मतलब होता है बिलो। अब आप कहोगे कि भाई हाइपो का मतलब होता है बिलो और आप कह रहे हो ओवरी तो नीचे है, तो क्या चीज बिलो है। ओके, हमारे पास स्टूडेंट जो स्टेमिन है दैट इज बिलो द ओवरी। सो जो स्टेमिन्स हैं, ओके, दैट इज बिलो द ओवरी है। इस वजह से हम यहाँ पे जो कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग हाइपोकाइनस कंडीशन बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फ्लावर हाइपोकाइनस है तो उसकी ओवरी थैलेमस के ऊपर है, इस वजह से हम उसको सुपीरियर ओवरी बोल रहे हैं। इसके लिए जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। हमारे पास पोजीशन ऑफ ओवरी में दूसरी जो कंडीशन आती है, सो ये तो रही है हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो है वो है हमारे पास एपिकाइनस कंडीशन। अब एपिकाइनस कंडीशन जो है वो ऑपोजिट है हाइपोकाइनस। हाइपो में जो ओवरी थी वो सुपीरियर थी, यहाँ पे जो ओवरी है वो कैसी है, इंफीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी। इसके लिए जो फ्लोरल फॉर्मूला जो हम बनाएंगे स्टूडेंट वो कैसा है, जी, और
जो थैलेमस है वो ऊपर। ओके, सो दिस इज आवर फ्लोरल फॉर्मूला। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। एपिगाइनस अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके आगे आपको फ्लावर यूज करना होगा, आप अकेले वर्ड एपिगाइनस नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये फ्लावर किस तरीके का, हाइपो है, एपी है या पेरी है, देन इन दैट केस आप सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये अंडरस्टूड है कि हम फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज जो है एपिगाइनस से कंडीशन समझ में नहीं आएगी, बात क्लियर नहीं होगी। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक और वर्ड आता है जो कि रिप्रेजेंट करता है इसकी कंडीशन को, और वो वर्ड क्या है? एपिगाइनी है। एपिगाइनी का मतलब क्या है? इट्स जस्ट अ कंडीशन। ओके, सो इफ समबडी आस्क यू कि भाई व्हाट इज एपिगाइनी, सो टेल देम दैट इट्स अ कंडीशन in which the ovary is inferior. The flowers are called epigynous. Okay, so ovary is inferior, which means that the ovary is surrounded, is enclosed by a thalamus completely. तो चलिए हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की इस डायग्राम को और समझने की। So ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी। मैंने कहा कि ओवरी जो है वो सराउंड कर रही है थैलेमस के द्वारा। हम लोग थैलेमस को एक कटोरी नुमा बनाते हैं, तो ये हाँ राइट। सो थैलेमस ने क्या किया स्टूडेंट? थैलेमस ने इसको सराउंड कर लिया कंप्लीटली। ओके, और ये हमारा जो है ये एक फ्लावर बन गया। अब बात आती है कि एपी का मतलब होता है अपॉन, राइट? एपी मतलब होता है अपॉन। सो क्या चीज अपॉन है? ओवरी इंफीरियर अपॉन क्या चीज है? स्टेमन्स, सिंपल। तो ये जो स्टेमन्स है वो क्या है? ओवर द ओवरी है, और इसको सराउंड कर रहा है क्या? थैलेमस। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे चीज समझ में आ गई होगी। सो स्टेमन्स आर over the ovary. Okay, right? And the ovary is enclosed by thalamus. So ये दो चीजें हैं जो कि मैंने आपके बारे में लिख दी है। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है स्टूडेंट्स, लिटरली, बट व्हाट टू डू। समझाने पर जब मैं आता हूँ तो इट टेक्स टाइम डेफिनेटली, एंड मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इस तरीके से समझाऊँ कि आपके दिमाग में वो घर कर जाए और वो आप कभी भूलो ना। एंड लेट्स सी व्हाट टू से अबाउट मायसेल्फ स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं और देखते हैं ऑन द थर्ड टाइप ऑफ दिस फ्लावर, जो कि है पेरिकाइनस। पेरिकाइनस। अब अगर पेरिकाइनस फ्लावर है तो उसकी ओवरी कैसी होगी स्टूडेंट? हाफ सुपीरियर ओवरी होगी, या तो आप हाफ सुपीरियर ओवरी बोल सकते हो इसको। आप जो हाफ सुपीरियर होगी वो हाफ इंफीरियर भी होगी, ध्यान दीजिएगा। हाफ सुपीरियर ओवरी बुक्स में लिखा रहता है, हाफ सुपीरियर आई डोंट नो क्या लिखा रहता है, हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर ओवरी लिखा रहता है। तो में से कोई एक ही वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं हर जगह पे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर जो हाफ सुपीरियर है वो हाफ इंफीरियर भी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो चलिए इसको समझते हैं क्या है।
यानी कि जो थैलेमस है वो पूरी तरीके से ओवरी को सराउंड नहीं कर रहा है। सो अगर ये ओवरी हो गई तो क्या करेगा, आधा सराउंड कर रहा है, आधा, ये हमारा थैलेमस हो गया आधा। सो इट इज सराउंडिंग द the ovary half, not completely, and that is why it is the half superior or half inferior ovary. इस कंडीशन के लिए हमारे पास जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो नहीं है स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला कहीं मिलता है, पेरिकाइनस का कोई फ्लोरल सिंबल मिलता है, then do please let me know in the comment section. और ये 3 कंडीशंस थी जो कि रह गई थी। इसी के साथ हमारा जो पूरा लेक्चर है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो जाता है। याद रखिएगा कि पेरिकाइनस फ्लावर के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, पेरिकाइनी। यहाँ पे मैं क्यों एक एक चीज लिख रहा हूँ, देखिए कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट की जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और टाइम हो चुका है पढ़ाने में, कॉपी करेक्शन करने में भी टाइम हो चुका है, तो आई सी कि बच्चे जो हैं सुन तो देते हैं लेकिन उनका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता चीज़ों को, जिसकी वजह से वो लिखते नहीं है कॉपी में। व्हेन इट कम्स टू राइटिंग वहाँ पे वो मार्क्स लूज कर जाते हैं। इस वजह से मेरी ये कोशिश रहती है मेरी कई वीडियोस में कि मैं उसी समय उसी टाइम पे लिख दूँ, और कोशिश करिए कि आप जो है इसको लिख लिया करिए। और फर्दर ऑन अगर आपको मेरे ही नोट्स चाहिए हैं समटाइम्स, then please do let me know in the comment section, and I'll try to provide you my own notes as well. But don't believe in notes, make your own notes. That is what I suggest. My intention is to provide you free of cost this material, the resources, so that you are not devoid of any resource for your studies. आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, and I'll come with the examples in my next video for these different types of flowers. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन फ्लावर्स के जो एग्जाम्पल्स है उसके बारे में बात करूँगा with the help of pictures, कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Do take very good care of yourself. Shubh Ratri, Shubh Bakhair, Adabars, Namaste, Sat Sri Akal. God bless you all. Take care.